लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया कि डेटा में डिपेंडेंट वेरिएबल में वेरिएशन आ रही है। इस वेरिएशन को हमने पार्टीशन कर देना कि कितनी वेरिएशन एक्सप्लेन्ड है। एक्सप्लेन का मतलब बताया जा सकता है, ये एक्स की वजह से है, और कितनी वेरिएशन जो है वो अनएक्सप्लेन्ड है, जिसे नहीं पता कि जी और भी, जैसे आप कह सकते हो ना वगैरह वगैरह, जिसे कह देते हैं एक्सप्लेन तो ना कर पाते, और जी इस तरह की और भी बहुत सारी चीजें वो सारी अनएक्सप्लेन्ड में चली गई। टोटल वेरिएशन कितनी डेटा में आ रही है डिपेंडेंट में, वो y इस फार्मूले से, और एक्सप्लेन कितनी है। एक्सप्लेन का मतलब जिसे हम बता सकें, ये फार्मूला एन बी एस एक्स वाई, नंबर ऑफ वैल्यूज, स्लोप, कोवेरियंस, और बाकी जो है वो सब्ट्रैक्शन से हम कैलकुलेट कर लेंगे। और गुडनेस ऑफ फिट मेजर करने के लिए कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन represented by capital R square, whose formula is to convert the explained variation into percentage, which is 83%, और हम कह सकते हैं 83% वेरिएशन जो किसी फर्म के प्रॉफिट में कम ज्यादा हो रही है, 83% वेरिएशन एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट की वजह से कम ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, और बाकी अननोन फैक्टर जिसमें प्राइस हो सकती है, अदर बहुत सारे फैक्टर इसमें आ सकते हैं। कम से कम वैल्यू आर की 0 और मैक्सिमम उसकी 1 हो सकती है। अब ये जो स्लोप है, लास्ट टाइम बताया स्कैटर प्लॉट से अगर इस तरह के पॉइंट्स हो तो हमें पता चल जाता है कि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन। पॉजिटिव रिलेशन का मतलब x इंक्रीज करेगा तो y भी इंक्रीज होगा, सॉरी y भी इंक्रीज करेगा। अगर स्कैटर प्लॉट इस तरह से आ जाते हैं तो नेगेटिव रिलेशन, एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी वैल्यू डाउन हो जाएगी, यानी कि कम हो जाएगी। रिग्रेशन लाइन, बेस्ट फिट लाइन अगर अपवर्ड ट्रेंड में है तो इसकी स्लोप पॉजिटिव, पॉजिटिव रिलेशन। अगर उसका पैटर्न डाउनवर्ड आ रहा है, स्लोप नेगेटिव, देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन, यानी कि एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है। और अगर उसकी स्लोप फ्लैट है, देखें x यहां पर फर्ज करें ये 5 है, यहां पर x 10 है, यहां पर x 15 है, और y यहां पर 60 है। अब x तो 5 से 10 पे चले गया लेकिन y 60 रहा है। क्या पता है, इससे पता चल रहा है जी कि x का y के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि x को तो चेंज कर रहे हैं लेकिन उसकी वजह से देयर इज नो चेंज इन y। इसी को लाइन की स्लोप को 0 कहेंगे। फ्लैट लाइन बिल्कुल सीधी, नो स्लोप, पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप, नो स्लोप, 0। और इसका मतलब क्या होगा 0 स्लोप का, देयर इज नो चेंज इन y ड्यू टू x। क्योंकि स्लोप क्या मेजर करती है, स्लोप मेजर करती है हाउ मच चेंज इन y ड्यू टू x, और अगर उसकी स्लोप 0 है तो वो ये इंडिकेट कर रही है कि देयर इज नो चेंज इन y ड्यू टू x। तो जो लाइन की डायरेक्शन है वो आपको एक्चुअली बताती है कि इसमें पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, या नो रिलेशन। अच्छा, अभी हमने एक चीज शायद आपने नोट नहीं की और मैंने उसको एक्सप्लेन भी नहीं किया। मैंने इसको मैंने स्लोप का नाम दिया हुआ है, इसको मैंने y इंटरसेप्ट का नाम दिया है, लेकिन इसके नीचे भी ये कुछ मैंने लिखा हुआ है, ये y x करके लिखा है, लेकिन मैंने इसको फिलहाल आपके लिए एक्सप्लेन नहीं किया था। एक्चुअली ये जो रिग्रेशन लाइन है ये 2 तरह की होती है। रिग्रेशन लाइन 2 तरह की होगी। एक वो रिग्रेशन लाइन होगी जिसमें y लेफ्ट साइड पर आएगा, और एक वो रिग्रेशन लाइन होगी जिसमें x लेफ्ट साइड पर आएगा और राइट साइड पर y होगा। एक में y लेफ्ट पर होगा और एक में x लेफ्ट पर होगा। और आपने देखा मैंने इसके ऊपर हेड यूज किया था और इसके ऊपर भी हेड यूज करेंगे, जिससे मुराद होगी यहां से आप y की फिटेड वैल्यू कैलकुलेट करोगे, y की फिटेड वैल्यू कैलकुलेट करोगे। अगर मैं कहूंगा x की फिटेड वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो यहां से। अब कब आपने y ऊपर वाली इक्वेशन यूज करनी है और कब आपने नीचे वाली इक्वेशन यूज करनी है। ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है
इसको हम पढ़ते हैं रिग्रेशन ऑफ, ये तरतीब इंपॉर्टेंट है, y ऑन x, y ऑन x, यानी कि जो पहले बोला है वो लेफ्ट पर आ रहा है, जो बाद में बोल रहा हूं वो राइट पर आ रहा है। कहते हैं ये वाली जो इक्वेशन है यानी कि y ऑन x वाली इक्वेशन, ये कब कब यूज करनी है, लिखा हुआ है अप्रोप्रिएट है टू एस्टिमेट द अननोन वैल्यू ऑफ y। अगर आपने y की वैल्यू को एस्टिमेट करना है लेकिन आपको x की वैल्यू मालूम है तो आप ये वाली इक्वेशन यूज किया करेंगे। देखें लास्ट टाइम जो आपको मैंने एक एक्सरसाइज की, हमने बेस्ट फिट लाइन लगाई 20 + 2 और x, और मैंने फिर आपको कहा कि जी यहां पर x की वैल्यू प्लेस करेंगे तो y की वैल्यू जो है वो एस्टीमेट हो जाएगी। ये निशानी एस्टीमेट के लिए हम यूज करते हैं। देखिए x के ऊपर तो हेड है ही नहीं, हम यहां से x एस्टीमेट कर ही नहीं सकते। एस्टीमेट का जो वैसे इट इज डिफरेंट फ्रॉम द मैथमेटिकल लाइन, जिसमें ऐसे लिखा जाए तो फिर तो बात बिल्कुल ठीक है, y रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, x रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये देखें इसमें मैंने स्पेसिफिकली जो लिखा हुआ है वो y के ऊपर हेड है, इस हेड को लफ्ज एस्टिमेट हम कहेंगे, तो यहां पर आप समझ लें इस इक्वेशन से आप सिर्फ और सिर्फ y को एस्टिमेट कर सकते हैं। तो जब भी आपको y को एस्टिमेट करना हो और रिग्रेशन लाइन आपको यूज करनी हो, वो रिग्रेशन लाइन यूज करेंगे आप y ऑन x वाली, जिसकी लेफ्ट साइड पर y होगा और राइट साइड पे x होगा। ये लाइन क्या करेगी, ये हेल्पफुल है टू एस्टिमेट अननोन वैल्यू ऑफ y फ्रॉम नोन वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू रखेंगे तो वो आपको एस्टिमेट करके दे देगा y की वैल्यू, लाइक दिस लाइन। अब यहां पर चूंकि दो लाइनें अब आनी, पहले मैंने आपको एक लाइन पढ़ाई थी और उसको नाम भी नहीं बोला था, अब इसका नाम भी बोल रहा हूं, ये y ऑन x लाइन, y लेफ्ट पर है x राइट पर है। इसे आप कह सकते हो ये एस्टिमेटेड लाइन है y ऑन x, हम y को एस्टिमेट करेंगे फ्रॉम x से। इंटरसेप्ट है किस लाइन का, y ऑन x लाइन का इंटरसेप्ट है। स्लोप है किस लाइन की, y ऑन x लाइन की। अब ये बजाय इसके कि मैं बार बार आपको कहूं कि ये इंटरसेप्ट है y ऑन x लाइन का या ये स्लोप है y ऑन x लाइन की, मैं इसके सबस्क्रिप्ट में ऐसे लिख देता हूं तो ये पता चल जाएगा दिस इज इंटरसेप्ट ऑफ y ऑन x, दिस वन इज द स्लोप ऑफ विच लाइन, y ऑन x लाइन की ये स्लोप हो जाएगी। और उसका जो फार्मूला है, यस जो लास्ट टाइम पढ़ा था, y ऑन x लाइन की स्लोप इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे और y ऑन x का इंटरसेप्ट इस फार्मूले से कैलकुलेट किया जाएगा। यही आपको लास्ट टाइम टीच किया गया। y ऑन x लाइन अगर इसके उलट हो जाए, कहता है फिर और एक और रिग्रेशन भी है, x ऑन y, जहां y था वहां x हो गया, जहां x था वहां y हो गया। कहता है ये कब यूज करने हैं, appropriate to estimate unknown value of x, जो लेफ्ट पर आ रहा है, from known value of y। यानी कि इसमें अभी एक एग्जांपल करते हैं तो ये स्टेटमेंट क्लियर हो जाएगी कि इसमें हम x की वैल्यू को एस्टिमेट करेंगे और हमें y की वैल्यू दी जाएगी, लाइक दिस वन। और याद दहानी के लिए सिंपल इतना करें, जहां y लिखा वहां x कर दें, जहां x लिखा हुआ वहां y कर दें, जहां y लिखा वहां x कर दें, जहां x वहां y कर दें, यही बन जाएगा। तो दो रिग्रेशन लाइंस होंगी, एक y ऑन x होगी, एक x ऑन y होगी। दोनों रिग्रेशन लाइन एस्टिमेट करने के लिए यूज की जाती हैं, लेकिन डिपेंड करता है किसे करना है। अगर y को एस्टिमेट करना हो तो फिर y ऑन x वाली रिग्रेशन लाइन यूज करनी है, और अगर x को एस्टिमेट करना हो तो x ऑन y की रिग्रेशन लाइन यूज करनी है। आप कहेंगे सर बात तो एक ही है, नहीं, इसके देखें स्लोप का फार्मूला चेंज हो जाएगा। जहां y ऑन x है
तो डिनोमिनेटर में x का वेरिएंस आ रहा है, ये x ऑन y है, y बाद में है ना, तो डिनोमिनेटर में y का वेरिएंस आ रहा है, चेंज हो गया। यहां पर क्या है y बार और यहां पर क्या है x बार, यहां पर है x बार, यहां पर y बार, यानी कि जो x है उसे y कर देना आपने, जो y है उसकी जगह आपने x कर देना है। लेकिन जो कोवेरियंस होता है, अगर आप कहें जी इसको ऐसे लिख दिया जाए या इस तरह से लिख दिया जाए, वो बराबर ही होता है, उसमें कोई फर्क नहीं होता, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, x की जगह y या y की जगह x कर दें, इसमें ऐसा कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन जो डिनोमिनेटर होगा, अगर वो y ऑन x है तो ये वेरिएंस ऑफ x होगा, और अगर ये x ऑन y है तो नीचे वेरिएंस ऑफ y होगा। तो दोनों के फार्मूले तो फिर चेंज हो गए। तो दो रिग्रेशन लाइंस होंगी, एक y ऑन x, एक x ऑन y। y ऑन x की जो लाइन होगी वो उस वक्त हम यूज किया करेंगे जब पर्पस होगा कि आपको y एस्टिमेट करना है, और x ऑन y की लाइन उस वक्त हम यूज करेंगे जब पर्पस होगा कि आपने x ऑन y को एस्टिमेट करना है। दोनों डिफरेंट होंगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे ये एग्जाम की ही एक एग्जाम्पल है, कहते हैं बाय यूजिंग द बेस्ट फिट लाइंस। लाइंस इसलिए कि दो हैं, एक y ऑन x है, एक x ऑन y है। क्वेश्चन क्या है, कहते हैं एस्टिमेट करें किसको, द वैल्यू ऑफ x, x को एस्टिमेट करना है व्हेन y 30, x को एस्टिमेट करना है y 30। ये देखें लिखा हुआ है, ये कब यूज करनी है, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ x व्हेन y वैल्यू इज नोन, ये बिल्कुल वही प्रॉब्लम है, एस्टिमेट x व्हेन y वैल्यू इज नोन 30। इसका मतलब है आप जो रिग्रेशन लाइन यूज करेंगे वो ये करेंगे, क्योंकि आपने जिसे एस्टिमेट करना समझ लें वो पहले वाली लाइन, तो आप x ऑन y वाली लाइन यूज करेंगे तभी आप x को एस्टिमेट कर सकते हैं, y वैल्यू गिवन होगी। और दूसरा है वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 55, किसको एस्टिमेट करना है, y को, और इस वक्त x गिवन, ये दूसरी लाइन लगेगी, ये वाली, तो ये वाली लाइन लगेगी क्योंकि आपने इसमें किसको एस्टिमेट करना है, इसमें आपने एस्टिमेट करना है y को, एंड व्हेन x इज नोन। तो एग्जामिनर ने नहीं कहना कि y ऑन x वाली लाइन यूज करें या x ऑन y की, ये हमने डिसाइड करना है कि अगर हमने x को एस्टिमेट करना है तो x ऑन y लाइन लगानी है, यूज करनी है, और अगर y को एस्टिमेट करना है तो y, तो पहले रिग्रेशन लाइंस तो लगाएं। रिग्रेशन लाइंस के लिए उसने स्लोप्स दी हुई है, स्लोप्स की वैल्यू उसने जो है वो आपको प्रोवाइड की हुई है। 1 मिनट आप वेट करोगे। तो उसने एग्जाम का क्वेश्चन था, उसने कह दिया जी कि आप x को जरा एस्टिमेट करें, बेस्ट फिट लाइन लगानी है। अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं बेस्ट फिट लाइन के लिए, एक y ऑन x, एक x ऑन y। ये y ऑन x लाइन है और ये x ऑन y लाइन है। ऑप्शनल नहीं है कि जो मर्जी कर लें, अगर y को एस्टिमेट करना तो ये लाइन लगानी पड़ेगी, x को एस्टिमेट करना है तो x ऑन y की लाइन लगानी है, क्योंकि इनके इंटरसेप्ट और स्लोप के फार्मूले डिफरेंट है। ये इसमें नीचे x है और इसमें डिनोमिनेटर में y है। तो पहले मैंने, चूंकि मेरे पास स्लोप्स तो अवेलेबल थी, y ऑन x वाली भी अवेलेबल है और x ऑन y की अवेलेबल है, दोनों डिफरेंट होगी ना क्योंकि फार्मूले जो डिफरेंट है। तो पहले मैंने इंटरसेप्ट y ऑन x वाला कैलकुलेट कर लिया। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, y पहले आ रहा है तो अब y बार पहले लिखेंगे, x बाद में आ रहा है तो x बार बाद में लिखेंगे। y बार उसने दिया हुआ 28, by(x) उसने दिया हुआ 1.5, नेगेटिव साइन साथ यूज करना क्योंकि उसका साइन है, एंड देन x बार वो 54 है, 109 आ गया। सिमिलरली x ऑन y, पहले x आ रहा तो x बार, फिर y आ रहा तो y बार, 59.6। इसके बाद आप बेस्ट फिट लाइंस जो हैं वो लगा लेंगे। ये आएगी y ऑन x लाइन। y ऑन x लाइन के लिए आप इंटरसेप्ट ये यूज करोगे और स्लोप उसकी ये वाली यूज करोगे। और दो, अब उसने कहा था एस्टिमेट y व्हेन x इज 55। पहले ये सॉल्व कर रहा हूं, इक्वेशन बन गई, x की जगह 55 रखा, तो आप कहेंगे कि इस रिलेशन के मुताबिक अगर x 55 हो तो y की वैल्यू 26.5 बनती है। जबकि उसने कहा था x को एस्टिमेट करें अगर y 30 हो,
तो फिर हम दूसरी लाइन यूज करेंगे, ये वाली, उसका इंटरसेप्ट ये यूज करेंगे, स्लोप उसकी अपनी यूज करेंगे, एंड देन अब y की जगह आप 30 रखोगे और x की लाइन की एस्टिमेटेड वैल्यू आ जाएगी। तो दो डिफरेंट लाइंस एक ही डेटा से ली जा सकती हैं, एक x ऑन y, एक y ऑन x। अगर वो सिर्फ इतना कहता है, अगर तो वो कहता है ना y को एस्टिमेट करें, तो फिर ऑप्शनल तो नहीं है ना कि आप ये वाली भी यूज कर सकते, नहीं, यही यूज करनी है। लेकिन अगर वो किसी जगह पर रिग्रेशन लाइन का वर्ड बोल देता है और आप कंफ्यूज हो जाते हो कि जी लाइनें तो दो होती हैं, एक y ऑन x होती है, एक x ऑन y होती है, ये किस रिग्रेशन लाइन का जिक्र कर रहा है? बाय डिफॉल्ट अगर वो साइलेंट हो कि y ऑन x के x ऑन y, तो फिर बाय डिफॉल्ट आपने y ऑन x जो पहले की थी ना, y ऑन x की थी। अगर तो किसी क्वेश्चन में वो मेंशन करता है, रिग्रेशन लाइन का वर्ड बोलता है, आगे बस चुप है, बता नहीं रहा कि x ऑन y है कि y ऑन x है, तो y ऑन x है, बाय डिफॉल्ट y ऑन x लाइन है। हाँ जी, ये क्लियर पॉइंट कि दो रिग्रेशन लाइंस हैं और कब कौन सी रिग्रेशन लाइन यूज करनी है, इस चीज को आपने कंसंट्रेट करना है। हमने y ऑन x उस वक्त यूज करनी है जब हमने y को एस्टिमेट करना हो, और x ऑन y उस वक्त यूज करनी है जब x को एस्टिमेट करना हो। दोनों के फार्मूले डिफरेंट हैं। और किसी जगह पर अगर वो रिग्रेशन लाइन का वर्ड बोल के कोई आपसे क्वेश्चन करता है, तो उससे मुराद होगी कि y ऑन x वाली रिग्रेशन लाइन, ये उसका पर्पस होगा। जी सर आपने बताया था कि कैलकुलेटर के अंदर जब हम एक्स की और वाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हम जी लोग डायरेक्टली उससे ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। जी वो तो रिग्रेशन वाई और एक्स का हो गया। अगर एक्स ऑन वाई का निकालना हो तो कोई चेंज होगा उसके अंदर? जी जाहिर है, वरना तो वही आंसर आ जाएगा दोबारा से। सर एक्स ऑन वाई वो का कैसे? कैलकुलेट करना हो, जो वाई वाला कॉलम है वहां एक्स रख देंगे, जहां एक्स वाला कॉलम है वहां वाई रख सिर्फ वैल्यू चेंज कर देंगे ना, बस इतना ही करना है? देंगे। जी, जहां ठीक वाई है फीड किया था वहां एक्स फीड कर देंगे, जहां एक्स फीड किया हुआ वहां वाई फीड कर देंगे, तो एक्स ऑन वाई थैंक लाइन यू। हो जाएगी। अच्छा जी, एग्जाम्पल है, ये भी आपके मेरा ख्याल पास पेपर की ही है। कहता है बाय यूजिंग द बेस्ट फिट लाइंस एस्टिमेट वाई, वाई को एस्टिमेट करना व्हेन x इज इक्वल टू 55। अब देखें, ये हमने डिसाइड करना है कि x ऑन y लाइन लगानी है कि y ऑन x, तो हम देखेंगे किसे एस्टिमेट करना है, y को, तो y ऑन x ये लाइन लगानी है, a प्लस b, ये लाइन लगानी, क्योंकि y को एस्टिमेट करना है। अब आगे बात कि इसको पहले बेस्ट फिट लाइन तो कैलकुलेट करें, यानी कि पहले a और b की वैल्यू तो डिटरमिन करें। अब यहां पर कोई डेटा तो है ही नहीं, उसने आपको 100 वैल्यूज दी हैं, n इज इक्वल टू 100 मीन 100 वैल्यूज का डेटा है, लेकिन कहीं रीडिंग तो है ही नहीं। और अब आपको b कैलकुलेट करना है। अब b कैलकुलेट करने के लिए हमें दो इंफॉर्मेशन रिक्वायर है। 1/n, देखा ना, अब फार्मूला आ गया ना, याद करना, कि याद होगा तो हम कर सकते हैं। और फार्मूला भी वो जैसे मैंने कहा था डेस फार्मूला, वो लगाना पड़ेगा, और एस स्क्वायर एक्स। ये दो फार्मूलों से आप कोवेरिएंस और वेरिएंसेस ये कैलकुलेट करेंगे। और मैंने भी कहा था कि आई डोंट नो कि आपका एग्जाम होपफुली कि पेपर पर हो, क्योंकि एग्जाम तो हो रहे हैं, लेकिन अगर ना भी हो तो आपको इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप जैसे जैसे लिखा हुआ वैसे वैसे लिखते जाएं। अब देखिए, ये फ्रैक्शन में इसलिए नहीं आ रहा, ये स्टैट मोड में है, जनरल कैलकुलेशन मोड में लेके जाएंगे और फिर प्रेस करोगे तो आ जाएगा 1/100 ब्रैकेट समेशन एक्स वाई
समेशन एक्स वाई आपके पास है 17233 माइनस फ्रैक्शन समेशन एक्स, और समेशन एक्स आपके पास है 239 मल्टीप्लाई समेशन वाई 79 डिवाइडेड बाय n 100, राइट एरो करेंगे और क्लोज कर देंगे, और एक दफा थोड़ा सा विजिट कर लें कि ठीक लिखा हुआ है जी, ठीक ही लिखा हुआ है। ओके 162.5419 अपनी कॉपी पर आप लिख लेंगे। $162.5419। अब आपको लिखना है समेशन एक्स। अब देखें इसी को ही रिकॉल कर लें, यानी कि इधर ये वाला बटन प्रेस कर लें और यहां पर आ जाए, डेल कर दे, समेशन एक्स स्क्वायर आना है 568,925 और डेल कर दें समेशन एक्स 1239 और स्क्वायर। मतलब कहने का ये फॉर्मेट सा बना हुआ है, इसी में अंदर आप प्लेस कर देंगे 5535.739 और इसको आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 162.5419 और आपके पास आंसर आ जाएगा 0.02936 और मैंने इस 9 फिगर को राउंड करके 0.03 लिख दिया, तो 0.03 इज बी। 0.03 इज बी। अब जब आप और इसी तरह से ए की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे, ए का फार्मूला भी हमारे पास है y बार माइनस बी ऑफ एक्स बार, तो ए आ गया। बेस्ट फिट लाइन पहले कैलकुलेट कर लें, तैयार होगी लाइन जिसका स्लोप ये वाला आ रहा है और y इंटरसेप्ट ये आ रहा है। अब उसने कहा था y को एस्टिमेट करें व्हेन x इज इक्वल टू 55, तो यहाँ पर आप 55 प्लेस करोगे और ये आंसर। तो ये जो दोनों प्रॉब्लम्स हैं, पिछले वाला भी और ये वाला भी, ये मेरे ख्याल 2 मार्क्स के 3 मार्क्स के जो हैं वो आपके पास पेपर से ये क्वेश्चन उसने फाइंड करने के लिए कहे थे। तो पहले हम बेस्ट फिट लाइन कैलकुलेट कर लेंगे और फिर उस बेस्ट फिट लाइन की मदद से उसमें वैल्यूज पुट करके एंड देन उसकी रिक्वायर्ड वैल्यूज जो हैं आप वो डिटरमिन करेंगे। और y ऑन x वाली लाइन मैंने इसलिए यूज की हुई है कि चूंकि हमें उसने y की वैल्यू को एस्टिमेट करने के लिए कहा है बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, यानी कि x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू को आप एस्टिमेट कर सकते हैं। जी कोई क्वेश्चन है? सर जी अभी आपने कोवेरिएंस की और एस स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी, तो हम्म, सर वो कोवेरिएंस तो ऊपर आता है और एस स्क्वायर नीचे आता है, आपने एस स्क्वायर ऊपर और कोवेरिएंस नीचे रख दिया। आपको पता ही नहीं चला, मैंने वो रेसिप्रोकल कर लिया था। आप अपनी अच्छा, वो ए कैलकुलेट। के ऊपर जो -1 लिखा हुआ था। जी अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। वो आंस मैंने, के ऊपर जो -1 लिखा हुआ था। जी वो मैंने रेसिप्रोकल कर लिया था ना उसको। सही, थैंक यू सर, क्लियर हो गया। जी आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये वाई बार की वैल्यू किधर लिखी है? y बार की वैल्यू कैसे लिखनी है? जी सर, ये डाटा में कहाँ पे लिखी हुई है? कहां पर लिखी हुई है? y बार से मुराद क्या है? बार किस लिए यूज करते हैं? ये किसकी जी वो नोटेशन? मीन की। इसका फार्मूला क्या होगा? समेशन मतलब वाई ओवर एन। अच्छा, तो डेटे में समेशन y है कहीं? जी ठीक है, ओवर एन। ओके सर। तो ये ओके y ओके, बार लगे आ सर। जाएगा, मीन ऑफ द y वैल्यूज आ जाएगा। ओके सर, थैंक यू। जी कोई और क्वेश्चन किसी का?
अच्छा जी, अब ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट छोटी सी एक्सरसाइज है जो कि शायद अक्सर आपके पेपर्स में मुख्तलिफ तरह से एग्जामिनर ने पूछी हुई है। क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द इक्वेशन ऑफ, खुद ही बताया हुआ है y ऑन x है, कहता y ऑन x है, ये इक्वेशन y ऑन x है, और उसने इक्वेशन कुछ और तरह से दी, इधर बता दिया उसने ये y ऑन x की इक्वेशन है, और आगे लिखा हुआ है 10x माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट एंड स्लोप। y ऑन x की लाइन दी हुई है, इंटरसेप्ट और स्लोप की वैल्यू पूछी हुई है। अब जो लाइन हमने y ऑन x की आपको मैंने टीच की है, मैंने तो इसका स्टैंडर्ड या फॉर्मेट कुछ ऐसे रखा हुआ है और कहा हुआ है कि लाइन को ऐसे लिखें, जो x के साथ आएगा वो स्लोप है, जो कांस्टेंट है वो a है। लेकिन ऊपर वाली जो लाइन मैंने लिखी हुई है वो तो इस तरह से है ही नहीं। अब आपने इस लाइन को इस तरह से बनाना है, यानी ऐसी उसको ऐसे लिखना है कि y लेफ्ट साइड पर y हो और बाकी सारा राइट साइड पे। तो इसको जब आप बनाओगे -5y इज इक्वल टू, ये दोनों दूसरी साइड पे चले जाएंगे, -10 और -10x। लेकिन अभी नहीं बनी ये, क्योंकि उस y का कॉफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1। जबकि यहां मेरे पास y का कॉफिशिएंट है -5। अब आप दोनों साइड पे -5 से डिवाइड भी करोगे, ये कैंसिल हो जाएगा। y इज इक्वल टू -10 ओवर -5, -10x ओवर -5, y इज इक्वल टू 2 प्लस, चूंकि नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो गया, प्लस 2x। अब ये इस तरह का बन गया। इंटरसेप्ट इसका 2 है और स्लोप भी इसकी +2 है। 2 and 2, C इज द ट्रू आंसर। आपने वो जो लाइन उसने हमें कही होगी, आपने उसको y ऑन x वाला जो एग्जैक्ट फॉर्मेट है, y ऑन x वाला जो एग्जैक्ट फॉर्मेट है ये वाला, आपने इस तरह से उसे बनाना है। y on the left with the coefficient 1, all other quantities on the right side, the constant coefficient of x is slope and the constant is the y intercept. Similarly, ये क्वेश्चन है, कहता है कंसिडर द इक्वेशन ऑफ, खुद ही बोल दिया x on y है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट एंड स्लोप। अब x on y के लिए x must be on the left side and the rest on the right। इस तरह से पहले बनाएं, x को इस साइड पे 10x इज इक्वल टू 5y, और x का कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए, 1। इधर 10 है तो 10 से डिवाइड भी करेंगे। x इज इक्वल टू 0.5 और y। अब उस इक्वेशन में कुछ इस तरह से था फॉर्मेट, आप कहेंगे इधर कांस्टेंट क्या है, ये कांस्टेंट है, नहीं है तो लिख लेना, लिखा जा सकता है। नाउ इसका इंटरसेप्ट 0 है, यानी कि ये ओरिजिन से गुजर गई, और इसका स्लोप जो है वो 0.5 है। इंटरसेप्ट इज 0 एंड स्लोप इज 0.5। डी ऑप्शन इज द ट्रू वन। तो जिस तरह से उसने इक्वेशन को बोला हुआ है, आपने इक्वेशन उस फॉर्मेट में बना लेनी है, फिर समझ आएगी इंटरसेप्ट कौन है और स्लोप कौन है। और इस चीज की केयर करनी है कि y ऑन x है तो y ऑन द लेफ्ट साइड विद कोएफिशिएंट 1, अगर x ऑन y है x ऑन द लेफ्ट साइड विद कोएफिशिएंट 1, फिर पहचान आएगी इंटरसेप्ट किधर है और स्लोप किधर है। थर्ड है, कंसिडर द इक्वेशन 10x प्लस 5y इज इक्वल टू 0।
फाइंड द वैल्यू ऑफ स्लोप, उसने हमें सिर्फ स्लोप की वैल्यू पूछी है। जब तक आप इक्वेशन को प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं लिखेंगे x ऑन y और y ऑन x, उस वक्त तक आप ये नहीं बता सकते कि इंटरसेप्ट कौन सा है और स्लोप कौन सी है। अब यहां पर तो बड़ा क्लियर मेंशन था, y ऑन x मेंशन है, x ऑन y, और यहां पर मेंशन नहीं है। जहां पर मेंशन नहीं होता कि ये कौन सी इक्वेशन है, y ऑन x है कि x ऑन y है, तो बाय डिफॉल्ट y ऑन x, तो ये y ऑन x वाली कंसिडर करेंगे। इसके मुताबिक 5y नेगेटिव 10x और y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, नेगेटिव 5 से आप डिवाइड कर देंगे, तो y इज इक्वल टू नेगेटिव 0.5x। आल्दो इसका इंटरसेप्ट नहीं है तो 0, लेकिन उसने पूछा हमें सिर्फ स्लोप है, तो इसकी स्लोप जो होगी नेगेटिव 0.5 आ जाएगी। तो इट्स स्लोप इज 2 आ जाएगी, 2 आ जाएगी, बिल्कुल नेगेटिव 0.5 नहीं बल्कि y is equal to 2 और x आ जाएगा। सो इट्स स्लोप इज इक्वल टू नेगेटिव 2, क्योंकि ये नेगेटिव साइन भी इसके साथ आ जाएगा, नेगेटिव 2 इसकी स्लोप आ जाएगी। जी अगर आपने कोई क्वेश्चन करना हो, इस तरह से आ रहे हैं एग्जाम में 1 मार्क के, वो इक्वेशन सारी मिक्सअप करके लिखता है और किसी में इंटरसेप्ट पूछ लेता है, किसी में स्लोप पूछ लेता है, तो हमारा काम होगा कि इसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिख दें। जब प्रॉपर फॉर्मेट में लिखेंगे फिर समझ आ जाएगी कि इसमें इंटरसेप्ट क्या है और इसमें स्लोप क्या है। जो वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट अटैच होगा वो स्लोप होगी और जो कांस्टेंट होगा वो इंटरसेप्ट होगा। जी कोई क्वेश्चन करना हो आपने? ये जो स्लोप है, अब ये 2 हो गई ना, एक y ऑन x की स्लोप हो गई, एक x ऑन y की स्लोप हो गई। इन स्लोप को हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी बोलते हैं, रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। स्लोप्स को रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स भी कहा जाता है और इंटरसेप्ट्स को उसी तरह से इंटरसेप्ट ही लफ्ज बोलते हैं, इंटरसेप्ट्स। तो स्लोप्स को अल्टरनेटिवली रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स भी कहा जा सकता है। जी किसी ने क्वेश्चन करना है? आप क्वेश्चन? नो वन? कुछ बड़े इंपॉर्टेंट नोट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। पहला नोट, बोथ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स, ये कौन से बोथ आ गए? एक b बाई एक्स डी एक्स बाई, क्योंकि ये लफ्ज क्या है? रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। किनको कहते हैं? स्लोप्स को। मैंने इंटेंशनली लिखा हुआ है, वरना मैं बोथ स्लोप्स भी कह सकता था, और बोथ स्लोप से मुराद है एक y ऑन x वाली स्लोप, एक x ऑन y वाली। क्योंकि ये वर्ड यूज करता है एग्जाम में, इसलिए मैंने लिख दिया मस्ट हैव द सेम साइन। एक ही डेटा से अगर आप ये वाली कैलकुलेशन करो और ये वाली कैलकुलेशन करो, उसने ये नहीं कहा मैग्नीट्यूड सेम होगा, साइन जरूर सेम होंगे। दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव या दोनों 0, ठीक है ना? सेम साइन होने चाहिए। अब जरा देखिएगा कि जो मैंने आपको एग्जांपल लिखी थी, इसमें एक स्लोप का साइन है नेगेटिव 1.5 और दूसरा नेगेटिव 0.2, तो दोनों सेम है, हर एक में होगा। ये कंफर्म है कि अगर आप एक ही डेटा से दोनों स्लोप्स कैलकुलेट करें, उनके साइन मस्ट सेम होने चाहिए। दोनों या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, और 0 हो तो आप कहते हैं ना तो वो पॉजिटिव होता ना नेगेटिव, तो फिर दूसरा भी 0 हो जाएगा। मस्ट हैव द सेम साइन। सेकंड, बोथ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स स्लोप्स मे बी, लफ्ज है मे बी, लेस देन 1। कहता दोनों स्लोप्स की जो वैल्यूज हैं पॉसिबल है कि दोनों ही 1 से लेस आ सकती हैं, 1.7 1.9, तो कहता ये पॉसिबल है।
लेकिन इसका अपोजिट पॉसिबल नहीं है। इफ वन ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज ग्रेटर देन 1, कहता अगर एक 1 से, दोनों 1 से ग्रेटर हो सकते हैं? नहीं, दोनों 1 से ग्रेटर नहीं हो सकते। 1 हो सकते हैं, ग्रेटर देन 1। अगर एक 1 से ग्रेटर हो जाए तो दूसरा जरूर 1 से लेस होगा। हम इसको प्रूफ नहीं कर रहे, मैं इसको इसके बकायदा प्रूफ है ना कि क्यों ऐसा होता है। ये कहता है साइन सेम होने चाहिए दोनों के, ये बता रहा है दोनों की वैल्यू 1 से लेस हो सकती है, लेकिन ये बता रहा है दोनों की वैल्यू 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती। अगर एक ग्रेटर हो गया दूसरे ने जरूर लेस होना है। एंड अगेन इफ वन ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 0, इस प्रॉपर्टी को ज़हन में रखें तो दूसरी मस्ट बी 0, क्योंकि उनके साइन सेम होने चाहिए। 0 का साइन नहीं होता दूसरा भी 0 हो जाएगा। बोथ रिग्रेशन लाइंस, बेस्ट फिट लाइन को ड्रॉ भी तो कर सकते हैं ना, एक y ऑन x एक x ऑन y, इसलिए बोथ लफ्ज बोल रहा है। कहता वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, एट मीन ऑफ द डेटा इंटरसेक्ट करेंगी। एक y ऑन x वाली लाइन है, एक x ऑन y वाली लाइन है। अब वो मीन पे जाके इंटरसेक्ट इसलिए करेंगी कि आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई गई है, लाइन, बेस्ट फिट लाइन की बात हो रही है। बेस्ट फिट लाइन ऑलवेज, और कल प्रूफ भी किया था, पास थ्रू मीन ऑफ द डेटा, डेटा के मीन से पास करती है, पास थ्रू मीन ऑफ द डेटा। और फर्ज करें कि ये x बार यहां पर है, y बार यहां पर है, ये एक रिग्रेशन लाइन है और डेटा का ये मीन है, डेटा के मीन से गुजरेगी। अब चूंकि दो लाइनों का जिक्र हो रहा है तो समझ लें ये y ऑन x है, y ऑन x लाइन। अब चाहे लाइन दूसरी ही क्यों ना हो, x ऑन y ही क्यों ना हो, डेटा का मीन तो वही रहेगा ना, वो तो नहीं बदलेगा, उसने भी मीन से गुजरना है। चले फर्ज करें ये x ऑन y लाइन है, गुजरना तो उसने भी मीन से। जब दोनों मीन से गुजरेंगी तो आपस में क्या करेंगे? इंटरसेक्ट नहीं करेंगे? यस, इंटरसेक्ट करेंगे। ये एमसीक्यूज में क्वेश्चन अक्सर आता है, वेयर द टू रिग्रेशन लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट दिस वन एट ओरिजिन, एट दिस वन एट मीन ऑफ द डेटा। रीजन बता दी, दो रिग्रेशन लाइन है, दोनों डेटे के मीन से गुजरेगी, इधर उधर से आवारागर्दी करती आएंगी, जब मीन से गुजरने लगेंगी इंटरसेक्ट कर देगी। मीन से गुजरेगी दोनों सेम टाइम तो ज़ाहिर इंटरसेक्ट तो करेंगी फिर वहां पर। देयर इज नो रिलेशन, कहता कोई ताल्लुक नहीं है, किसका? इंटरसेप्ट का और स्लोप का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। स्लोप्स का आपस में जरूर ताल्लुक है, क्या सेम होने चाहिए, दोनों 1 से लेस हो सकते हैं लेकिन दोनों 1 से ग्रेटर नहीं हो सकते। एक 0 हो दूसरा 0 जरूर होगा, लेकिन एक ही लाइन में जो इंटरसेप्ट और स्लोप्स हैं ये वाले, कहता है इनका आपस में कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है। बोथ इंटरसेप्ट एंड स्लोप में अज्यूम कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी वैल्यू आ सकती है। स्लोप 10 लाख हो सकती है, स्लोप 5 हो सकती है, स्लोप -15 हो सकती है। कोई इनकी वैल्यू रिस्ट्रिक्ट नहीं हम कर सकते कि जी स्लोप की स्लोप होती क्या है? चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन x। वो तो डेटा पे डिपेंड करता है। डेटा मिलियंस में हो, जैसे हमारा डेटा था 2 मिलियन, तो इसका मतलब है स्लोप का आंसर 2 मिलियन आया था ना। तो इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक तो a और b का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है कि जी अगर a पॉजिटिव आएगा तो b ने पॉजिटिव आना है, ऐसा कुछ नहीं है। और सेकंड, इनकी वैल्यूज के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जी ये नेगेटिव नहीं हो सकती, पॉजिटिव नहीं हो सकती, 100 से ज्यादा नहीं हो सकती, तो इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दैट मे अज्यूम एनी वैल्यू। इसी चीज को मैंने लिखा हुआ है। फर्ज करें ये एक ऐसे ही मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, इस लाइन की स्लोप पॉजिटिव है जो कि अपवर्ड है, और ये होता है y इंटरसेप्ट, और यहाँ पर y एक्सिस पॉजिटिव होता है, यहाँ पर y एक्सिस नेगेटिव होता है। तो ये वो रिग्रेशन लाइन है जिसकी स्लोप भी पॉजिटिव है
और इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। ये वो रिग्रेशन लाइन है जिसकी स्लोप डाउनवर्ड है, तो इसकी स्लोप नेगेटिव है लेकिन इसका इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, तो बिल्कुल ये पॉजिटिव हो सकता है। ये वो रिग्रेशन लाइन है जिसकी स्लोप पॉजिटिव है, जो कि अपवर्ड है ना, तो इसकी स्लोप पॉजिटिव है, लेकिन उसका वाई इंटरसेप्ट जो है वो डाउन द रीजन है, तो वो नेगेटिव है। और ये वो रिग्रेशन लाइन है जिसकी स्लोप भी नेगेटिव है और जिसका वाई इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है। तो ये चारों सिचुएशन पॉसिबल है। इसका मतलब है ए और बी का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, इनमें से ए नेगेटिव बी पॉजिटिव या बी पॉजिटिव ए नेगेटिव हो सकता है। कभी वो इस तरह की चार लाइनें देके आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, उसने फर्ज करें ए बी सी डी यहां पर रखा हुआ है, यहां पर उसने इसको ए का नाम दिया हुआ है, ये बी का नाम है, ये सी का नाम है और ये डी का नाम है, और ऊपर उसने क्वेश्चन लिखा हुआ है विच ऑफ द ग्राफ शोज बोथ ए, या वो वर्ड लिख देता है इंटरसेप्ट, एंड बी आर नेगेटिव। ऊपर उसने पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है इन रिग्रेशन विच ऑफ द ग्राफ शोज ए एंड बी बोथ आर नेगेटिव। इसमें तो दोनों पॉजिटिव हैं, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, इसमें बी जरूर नेगेटिव है लेकिन ये तो पॉजिटिव है, इसमें बी पॉजिटिव है ये तो हो नहीं सकता। डी में जाके देखें स्लोप डाउन है, नेगेटिव है, वाई इंटरसेप्ट तो ये वाला ऑप्शन है ना। तो इस तरह से वो क्वेश्चन पूछता है कि जी कौन सा ऐसा ग्राफ है जो इंडिकेट कर रहा है कि बोथ स्लोप और इंटरसेप्ट आर पॉजिटिव, या स्लोप इज पॉजिटिव इंटरसेप्ट इज नेगेटिव। बल्कि आपकी बुक में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इफ स्लोप इज पॉजिटिव द इंटरसेप्ट मस्ट बी पॉजिटिव या मस्ट बी नेगेटिव या मे अज्यूम एनी वैल्यू। तो मे अज्यूम एनी वैल्यू, क्योंकि इनका कोई आपस में ताल्लुक ही नहीं है कि अगर बी पॉजिटिव होगा तो ए ने पॉजिटिव जरूर होना, तो ऐसा सच कोई इनका आपस में रिलेशन नहीं है। इसी तरह से अभी जो प्रॉपर्टी आपको टीच की गई है, अभी जो प्रॉपर्टी आपको टीच की गई है उसी के ऊपर 4-5 क्वेश्चन है। प्रॉपर्टी क्या थी? दोनों के साइन सेम होने चाहिए, दोनों 1 से कम हो सकते हैं, दोनों 1 से ज्यादा नहीं हो सकते, एक 0 हो दूसरा जरूर 0 होगा, दोनों मीन पर इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेप्ट और स्लोप का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। अब जरा हम ये पढ़ते हैं। इफ वन ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट, रिग्रेशन कोएफिशिएंट स्लोप को कहते हैं, वन ऑफ द मतलब है दो स्लोप्स हैं, एक y ऑन x है एक x ऑन y है। कहता है अगर एक स्लोप की वैल्यू 1.5 है, फर्ज करें कौन सी है, y ऑन x ऑन y कोई भी हो, कहता दो स्लोप्स हैं, एक स्लोप उसमें से 1.5 है, अदर रिग्रेशन कोएफिशिएंट दूसरी स्लोप कैन नॉट इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू। कहता इनमें से कौन सी ऐसी वैल्यू है जो दूसरी स्लोप के लिए नहीं पॉसिबल। जिसको आता है वो हैंड रेज करेगा। इफ वन ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 1.5, अदर रिग्रेशन कोएफिशिएंट कैन नॉट इक्वल टू विच ऑफ द वैल्यू। जी आपका आंसर बोलिएगा। सर may take any value. कोई भी वैल्यू हो सकती है। अच्छा, क्या उसकी वैल्यू 1.2 हो सकती है? दोनों 1 से ग्रेटर हो जाएंगे ना। जी आपका आंसर सर मे टेक एनी वैल्यू, लेकिन May- 1 भी नहीं हो सकती और 1 भी नहीं हो सकती, 0.5 का 1.2 हो सकती है। नहीं, वो 1 से ग्रेटर होते हैं। तो फिर कौन सी ऑप्शन ठीक है? 0.5। उसने कहा कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती, 0.5 क्यों नहीं हो सकती? सर 0.5 हो सकती है। मैं पूछ रहा 1.2 हूं क्वेश्चन क्या है। नॉट इक्वल टू विच हाँ। ऑफ द फॉलोइंग।
तो फिर कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती? 1.2 नहीं हो सकती। 1.2 नहीं हो सकती। ठीक है जी। अगर एक रिग्रेशन कॉफिशिएंट है उसकी वैल्यू है 1.5, दूसरी वैल्यू 0.5 होने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वो 1.2 नहीं हो सकती क्योंकि बोथ कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। इफ 1 इज ग्रेटर देन 1 अदर वैल्यू मस्ट बी, ठीक है ना? तो इसलिए सेकंड, if one of the regression coefficient is equal to -1.5, other regression coefficient can be equal to which? एक -1.5 है, दूसरा कौन सा पॉसिबल वैल्यू उसकी आ सकती है? जी सर डेल्टा ऑप्शन -0.5। -0.5 उसकी दूसरी वैल्यू पॉसिबल है, चूंकि दोनों कॉफिशिएंट की वैल्यू नेगेटिव होना जरूरी है, इसलिए कि मस्ट हैव द सेम साइन, उनके साइन सेम होने जरूरी हैं। पहला चूंकि -1.5 है तो दूसरी वैल्यू वही हो सकती है जो नेगेटिव ही हो, ठीक है ना? तो इसलिए उसकी वैल्यूज का नेगेटिव होना जरूरी है। If one of the regression coefficient is equal to 5, other coefficient cannot be equal to which of the following? वो नहीं हो सकती। जी आपका आंसर? -5। हाँ, उसकी वैल्यू -5 नहीं हो सकती इसलिए कि दोनों के साइन अपोजिट हो जाएंगे और साइन अपोजिट हो भी सकते। बस इस तरह की कीप इन माइंड। देखें अब तो ये इसलिए आसान है, इसलिए आपको इजी लग रहा है कि हम अभी प्रॉपर्टी हमारे ज़हन में है, सारा कुछ हम पढ़कर आए हुए हैं, तो इसलिए हमें इस चीज की कोई कंफ्यूजन नहीं है कि जी साइन सेम होने चाहिए थे, एक अगर 1 से बढ़ता है तो दूसरे को 1 से कम होना चाहिए था, एक अगर 0 हो जाता है दूसरा मस्ट बी 0। तो चूंकि प्रॉपर्टीज हमारे ज़हन में इस वक्त और हम इस क्वेश्चंस को सही रिस्पॉन्स कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल उस वक्त आ जाएगी जब हम पूरा कोर्स तैयार करेंगे तो हम कहेंगे जी इसमें क्या हर्ज है, अगर स्लोप 1.5 है तो दूसरी -1.5 आ सकती, इसमें क्या है? तो नहीं आ सकती क्योंकि उनके साइन सेम होने चाहिए। हाँ जी, क्लियर ये पॉइंट? कोई क्वेश्चन करना हो आपने? अच्छा जी, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बड़ा ही रिपीटेडली एग्जाम में आ रहा है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है। ये आज से कोई 8 साल 9 साल पहले आई कैप ने अपने पेपर में से क्वेश्चन दिया, 8-9 साल पहले। मुझे याद है एक बच्चा मेरे पास आया था तो उसने कहा जी कि, और वाकई अगर आप इस क्वेश्चन को एक दफा नहीं सॉल्व किया होगा तो ये टफ है, नहीं समझ आती कि कैसे करना है। और उसके बाद उन्होंने इस क्वेश्चन को अपने MCQs में रख लिया आई कैप ने, और बड़ा फेमस बन गया। पुलिस क्राइम डेटे वाला क्वेश्चन, पुलिस क्राइम डेटे वाला क्वेश्चन। अक्सर स्टूडेंट यही कहते हैं कि जी मुझे भी पुलिस क्राइम वाला आ गया, वैसे टफ था लेकिन समझने के बाद ये आसान बनेगा। अब पहले जरा थोड़ा सा अंडरस्टैंड क्वेश्चन को इसलिए करना है कि हमें वो क्वेश्चन वो यही देता है, लेकिन क्वेश्चन जो पूछता है ना वो जरा थोड़े डिफरेंट पूछता है हर दफा, बाकी सारा कुछ वही होता है, तो हमें ये नहीं पता चल रहा होता कि ये क्या क्या, तो इसलिए समझना चाहिए। याद रखा जाए हम इस वक्त रिग्रेशन पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन है, इन एन एफर्ट टू रिड्यूस क्राइम हो रहे थे किसी इलाके में, लोग चोरी डकैती और ये वो स्नैचिंग कर रहे थे। द सुपरिटेंडेंट पुलिस SP ऑफ फार टाउन, ये ऐसे कोई हाइपोथेटिकल सा किसी टाउन का जिक्र है, फार टाउन, जैसे हमारे पीपल्स कॉलोनी कह दें, मदीना टाउन कह दें, तो SP साहब थे फार टाउन के, हाइपोथेटिकल सी का कोई इलाका है फार टाउन का, वहां का जो SP है हैज रिक्वेस्टेड द IG इंस्पेक्टर जनरल टू इंक्रीज द पुलिस स्ट्रेंथ इन हिज टाउन।
तो फार टाउन का एसपी जो छोटे रैंक का ऑफिसर होता है, उसने अपने बॉस आईजी से रिक्वेस्ट की है कि जी आप मेरे इलाके में पुलिस की तादाद जरा ज्यादा कर दें, पुलिसमैन मेरे ज्यादा इलाके में अपॉइंट कर दें। क्यों? मैं अपने इलाके में क्राइम को रिड्यूस करना चाहता हूं। और इस चीज को कि जी वाकया ही अगर आप पुलिस स्ट्रेंथ बढ़ाते हो तो क्राइम में कमी आती है, इस चीज को बताने के लिए किसने, सुपरिटेंडेंट साहब ने क्या किया, ही हैज गैदर्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अदर टाउन्स ऑफ द सिटी। उसने बाकी इलाकों से, पीपल्स कॉलोनी से, गुलाम अहमदाबाद से, मुख्तलिफ इलाकों से उसने डेटा इकट्ठा किया एंड सबमिटेड द फॉलोइंग डिटेल्स। उसने नीचे वाला जो डेटा सेट था ये भी आईजी साहब को भेजा कि देखिए जी मैं आपको कह रहा हूं कि मेरे इलाके में क्राइम ज्यादा हैं, आप जरा पुलिस की नफरी बढ़ा दें ताकि क्राइम को रिड्यूस कर सकूं, और ये बताने के लिए कि वाकई ही ऐसे इलाके जहां में पुलिस की तादाद ज्यादा है वहां वाकई ही क्राइम कम हो रहे हैं। तो इसका मतलब वो बताने की कोशिश कर रहा है कि देयर इज अ रिलेशन बिटवीन police strength and the number of crimes, hopefully negative. If we increase the police strength, number of crime will decrease. So उसने बताया y कौन है x कौन है, उसने बताया हुआ है, लेकिन खुद भी हम गेस कर सकते हैं कि जो crimes will depends upon police strength. Crime depends, पुलिस स्ट्रेंथ कम होगी क्राइम बढ़ जाएंगे, चंद पुलिस वाले उस इलाके में, पुलिस स्ट्रेंथ ज्यादा है कंट्रोल करने के लिए एफर्ट करेंगे। उसने अपने क्लेम के सपोर्ट के लिए ये डेटा भी भेजा कि जी मेरे इलाके में पुलिस की स्ट्रेंथ बढ़ाएं ताकि मैं क्राइम को कंट्रोल कर सकूं, और बताने के लिए कि जिन इलाकों में पुलिस की स्ट्रेंथ ज्यादा है वहां क्राइम वाकई कंट्रोल में है। उसने डेटा क्या भेजा है, उसने कहा जी एक है डी टाउन, वहां पर पुलिस की स्ट्रेंथ है 150 और नंबर ऑफ क्राइम्स पर मंथ 170 वहां क्राइम होते पर मंथ, स्नैचिंग के, चोरी, छोटी मोटी चोरी हो गई। जो सी टाउन है वहां पुलिस की तादाद ज्यादा है 170 है, और कहता क्राइम वहां 110 होते हैं, 150 से ज्यादा है और क्राइम की तादाद कम है। यस, कुछ रिलेशन सा नजर तो आ रहा है। डी टाउन में 250 पुलिस वाले पॉइंट है, वहां सिर्फ 50 क्राइम पर मंथ होते हैं। जी टाउन में 270 पुलिस वाले पॉइंट है, यहाँ 40 क्राइम पर मंथ होते हैं। जे टाउन में 170 है, वहां 90 क्राइम हो रहे हैं। के टाउन में 120 है, वहां 210 क्राइम हो रहे हैं। वहां 110 है, वहां 188 क्राइम हो रहे हैं। और टी टाउन में 220 है, वहां 60 क्राइम हो रहे हैं। लग तो रहा है कि जिन इलाकों की स्ट्रेंथ ज्यादा है वहां क्राइम रेट कम है। अब उसने कहा यूज द रिग्रेशन इक्वेशन, उसने कहा रिग्रेशन इक्वेशन को यूज करें, y on x, x on y नहीं बताया तो y on x। कहता यूज द रिग्रेशन इक्वेशन, डिटरमिन पुलिस ऑफ विच टाउन इज मोर एफिशिएंट एंड लीस्ट एफिशिएंट। अब ये वो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम समझते हैं कि शायद ये कोई फार्मूला है जो एफिशिएंसी कैलकुलेट करेगा। एक्चुअली कोई नया फार्मूला नहीं है, जो कुछ हमने पढ़ा हुआ है हम उसी को ही यूज करेंगे। और उसने रिग्रेशन इक्वेशन बना के भी दी है। ये देखें स्लोप का आंसर नेगेटिव आ रहा है। y विल डिक्रीज, अगर मैं इंटरप्रेट करूं, y क्या है, क्राइम विल डिक्रीज बाय 1.062 व्हेन x, दैट इज द पुलिस स्ट्रेंथ, व्हेन वन पुलिसमैन इंक्रीज इन द फोर्स। अगर एक पुलिस वाला आप ज्यादा रखेंगे फोर्स में तो कहता पर मंथ क्राइम जो है वो 1.062 डिक्लाइन हो जाएगा इस डेटे के मुताबिक। बेस्ट फिट लाइन उसने खुद ही कैलकुलेट करके भी दी, लाइन भी उसने खुद कैलकुलेट कर दी। वैसे अगर हम डेटा से कैलकुलेट करें तो यही रिग्रेशन लाइन हमें मिलेगी। चलें, सबसे पहले आप ये सब लोग रिग्रेशन लाइन का डेटा फीड करें और मुझे कंफर्म करें क्या वाकई ही इंटरसेप्ट और स्लोप्स की यही रीडिंग आ रही है। करें फीड इसको अपने कैलकुलेटर्स पे।
आपका आपके फादर के साथ रिलेशनशिप क्या है? डिपेंडेंस। रिलेशनशिप है आपका आपके अब्बू के साथ और टाइप है डिपेंडेंस, आप अपने फादर से पर डिपेंड करते हैं। आपका आपके बहन के साथ रिलेशनशिप है, भाई के साथ रिलेशनशिप है। कहता आप कहती मैं बहन पर डिपेंड तो नहीं करता, लेकिन रिलेशन तो है, और रिलेशन की रीजन है आपके फादर। आपकी फादर की वजह से आप दोनों बहन भाई आपस में ताल्लुक रखते हो, रिलेट करते हो। लेकिन ये जो रिलेशनशिप की टाइप है ये डिपेंडेंस नहीं है। आप बहन पर डिपेंड नहीं करते, बहन आप पे नहीं करती। वो छोड़ो पड़ा कि आप कहें मैं तो बहन पे डिपेंड करता हूँ, उसने मेरे कपड़े धोने होते हैं, खाना बनाना होता है, सारा कुछ, मैं उस तरह की बात नहीं करता। बहरहाल रिलेशनशिप है, डिपेंडेंस नहीं। अब इसी तरह की मैं जरा एक एग्जांपल पढ़ रहा हूं। कहता मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन फिजिक्स, फिजिक्स का पेपर के नंबर, मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इन फिजिक्स इज एसोसिएटेड विद, रिलेट करते हैं, मार्क्स इन मैथमेटिक्स। यानी कि अगर आप बच्चों से क्लास में डेटा इकट्ठा करें ना और उनसे पूछते जाएं कि हाँ बच्चे अपने मैथ्स के नंबर भी बताते जाओ और फिजिक्स के भी, आपको एक चीज फील होगी, वो स्टूडेंट जिनके मैथ्स के नंबर अच्छे हैं वो फिजिक्स में देखेंगे तो आपको वो बेहतर ही नजर आएंगे। जिनके मैथ्स में नंबर कम होंगे फिजिक्स में भी वो उनके लोअर कम ही होंगे, कुछ ऐसे करके। तो हमने तो यही पढ़ा है कि एक वेरिएबल में चेंज नजर आए तो दूसरे में भी आ रही होती है। मुझे भी ये लग रहा है जहां जिसके मैथ के कम है वहां उसके बाकी भी कम है। लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते कि मैथ्स के नंबर फिजिक्स पर डिपेंड करते हैं। अगर एक जैसे उधर स्लोप में हम क्या कहते हैं, स्लोप में हम कहते हैं अगर मैं इसको एक्स कह दूं, फर्ज करें इसे वाई कह दूं, वहां तो हम ऐसे पढ़ते हैं कि एक्स का एक यूनिट बदलने से वाई में कितने यूनिट की कमी आती है। यहां तो नहीं कह सकता कि अगर आपका मैथ का एक नंबर कम होगा तो आपके फिजिक्स के पेपर में 3 नंबर कम हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। ये रिलेशन मुझे फर्ज करें समझ तो आती है कि लग तो रहा है इनमें रिलेशन है, लेकिन हम उस रिलेशन को डिपेंडेंस नहीं कह सकते। जबकि रिग्रेशन कहती है कि अगर आपने रिलेशन लगाना है तो उसे बताना पड़ेगा डिपेंडेंट कौन है और इंडिपेंडेंट कौन है, ताकि वो रिलेशन लगा सके। जबकि रिलेशन यहां नजर आ रहा है लेकिन डिपेंडेंस टाइप की कोई शय नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। सेकंड प्रॉब्लम देखें, कहते हैं द कॉस्ट ऑफ अ कमोडिटी इन द मार्केट, कि कोई चीज मार्केट में कितने की मिलती है, इज रिलेटेड टू द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी अवेलेबल फॉर सेल इन द मार्केट। वो कितनी मिकदार में मार्केट में अवेलेबल है, कहता ये दोनों रिलेट करते हैं। और ऐसा ही होता है, अगर कोई क्वांटिटी ज्यादा मिकदार में मार्केट में अवेलेबल हो उसकी कॉस्ट कम हो जाती है ना, रिलेट तो करता है ना क्वांटिटी के साथ। आजकल तरबूज आए हुए हैं बड़े कॉस्टली, मेरे ख्याल को 60, 70, 80 रुपए किलो या शायद इससे भी ज्यादा। छोटा सा तरबूज ने 400-500 का आता है और ये फिर 10 रुपए किलो पर आ जाने हैं जब क्वांटिटी बहुत ज्यादा मार्केट को आ जाएगी। तो इसका मतलब है किसी कमोडिटी की जो कॉस्ट है वो रिलेट करती है क्वांटिटी फॉर अवेलेबल सेल इन द मार्केट। डिपेंड इंटरडिपेंडेंट होते हैं। इंटरडिपेंडेंट यानी कि कोई आपको दो चीजें, आपको ये नहीं नजर आ रहा कि जी ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, लेकिन ये पता चल रहा है रिलेट करते हैं। जैसे मैंने कहा कि जी आप अपनी बहन पर डिपेंड नहीं करते, रिलेट करते हो। इस रिलेशनशिप को जिसमें डिपेंडेंस नहीं है हम स्टडी करते हैं रिग्रेशन से नहीं बल्कि कोरिलेशन से। तो सेकंड वे टू स्टडी द रिलेशनशिप when there is no concept of dependence is the correlation. When objective is to find strength of relationship, दो रीजन है जब हम कोरिलेशन में आते हैं। अब देखिए रिग्रेशन आपको ये बताती है x का 1 यूनिट इंक्रीज करेंगे तो y में 2 यूनिट की चेंज आती है। क्या ये चेंज बहुत बड़ी है? अब कैसे पता लगेगा कि 2 जो चेंज आती है वो बहुत बड़ी है, बहुत कम है, मॉडरेट है? ये तो डिपेंड करेगा डेटा पे। कभी कोई जाए ना, कोई मेडिसिन लें, आपका कोई मेडिकल टेस्ट है, उसकी वैल्यू
अगर लाखों में हो ना, लाखों में, और मेडिसिन खाने से वो 100 की तादाद में बढ़े या कम हो, तो डॉक्टर कहता है यार मेडिसिन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये तादाद, जैसे वो व्हाइट ब्लड सेल्स है 4.5 लाख होने चाहिए, आपके व्हाइट ब्लड सेल कम हुए, आपको मेडिसिन दी गई, पता चला 1 महीने के बाद 100 सेल का इजाफा हो गया, तो 4.5 लाख सेल में 100 कुछ भी नहीं, तो 100 की तादाद बढ़ना कोई मायने नहीं रखता। लेकिन कुछ पैरामीटर ऐसे होंगे, वो कहता जी कि अगर ये 0.1 भी बढ़ जाए तो ये बहुत बड़ी चेंज होगी। अब हमें नहीं पता x की वजह से y में चेंज आ रही है, 2 यूनिट की रिग्रेशन बता रहा है, बट रिग्रेशन से ये नहीं पता कर पा रहे हम कि क्या ये बहुत स्ट्रांग है, मॉडरेट है, या जस्ट अ वीक है, तो बहुत ज्यादा नहीं है। उसने बता देना ये नहीं मुझे पता, मैंने तो आपको बता दिया x को बढ़ाओगे तो y में 2 का इजाफा होगा। ये नहीं पता कि ये जो रिलेशनशिप हमें नजर आ रहा है, वेदर इट इज अ स्ट्रांग, मॉडरेट और वीक, ये कोरिलेशन बताएगा, ये कोरिलेशन बताएगा। अब आपको एग्जाम में डेफिनेशंस तो नहीं, एक एमसीक्यूज टाइप आपको क्वेश्चन आता है, विच स्टैटिस्टिकल टेक्निक स्टडी द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप, नीचे उसने रिग्रेशन कोरिलेशन लिखा होता, कोरिलेशन, विच स्टैटिस्टिकल टेक्निक स्टडी द डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल ऑन अदर, रिग्रेशन। तो ये जो कोरिलेशन है ये क्या काम करती है, अगर ऑब्जेक्टिव हो टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप, कितना स्ट्रांगली, मजबूती के साथ वो वेरिएबल्स आपस में लिंक है। देखें, आप किसी को कहते हैं ये कौन है, यार ये मेरा रिश्तेदार है, रिलेशन है मेरा, कौन है, मेरा कजन है, ठीक है बता दिया। अब आपने बताना हो कि कितना आपका इसके साथ स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप है। आप कहते हैं मेरा फर्स्ट कजन है, लफ्ज बोलते हो ना, आप एक्चुअली मजबूती बता रहे होते हो। कभी कहते हो यार दूर का रिश्तेदार है, तो आप बता रहे हो तो रिलेशन तो है लेकिन बड़ा वीक है, कुछ इस तरह की बात। बिल्कुल, कोरिलेशन आपको एक मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, एक नंबर की फॉर्म में स्ट्रेंथ बताया करेगी कि इनके दरमियान कितना स्ट्रॉन्ग या मॉडरेट या वीक रिलेशन। दूसरी रीजन जिसकी वजह से हमें कोरिलेशन अप्लाई करना पड़ेगा, कोरिलेशन का फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, जब ये पॉसिबल ना हो कि कौन डिपेंडेंट है और कौन इंडिपेंडेंट। रिलेशनशिप स्टडी करना है, लेकिन ये आइडेंटिफाई करना कि डिपेंडेंट कौन है, इंडिपेंडेंट कौन है, ये पॉसिबल नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, जो कि रिग्रेशन में तो बताना पड़ता है कि ये डिपेंडेंट के तौर पे लेना है, ये इंडिपेंडेंट के तौर पे लेना है, तो फिर भी हम कोरिलेशन ही स्टडी करेंगे। तो 2 रीजन, when there is no specific way to identify which depends upon this one, जैसे इस एग्जांपल में है कि जी मैथ के नंबर फिजिक्स पे डिपेंड करते हैं या फिजिक्स के मैथ पे किसी पे भी नहीं, ये तो रिलेट करते हैं। रीजन स्टूडेंट का लाइक होना, ये रीजन है, इन दोनों के लिंक होने की रीजन है। स्टूडेंट अच्छा होगा तो उसका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड होगा, तो वो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड की वजह से, क्योंकि फिजिक्स में भी जरा मैथमेटिकल न्यूमेरिकल्स हैं, मैथ्स में भी हैं, तो इसलिए समझ आ गई ना रीजन क्या है, कि क्या रीजन है एसोसिएट होना। आपका आपके भाई बहन के साथ रिलेट नहीं करते, एसोसिएट है, रीजन आपके फादर, तो किसी वजह से आप रिलेट कर जाते हो, डिपेंड नहीं करते। रिलेशनशिप मेजर करने के लिए हम कोरिलेशन यूज किया करेंगे। कहता है द सिंपल कोरिलेशन कैन बी डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिपेंडेंस नहीं पर लिखा हुआ है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन या रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स, और सिंपल का वर्ड इस 2 की वजह से है, क्योंकि रिलेशनशिप 2 से ज्यादा वेरिएबल्स के दरमियान भी हो सकता है, बट हमारे कोर्स में नहीं है। हमारे कोर्स में है सिर्फ 2 वेरिएबल्स का रिलेशनशिप स्टडी करना, जिसके लिए वर्ड हम सिंपल यूज करते हैं, और कोरिलेशन का मतलब है रिलेशनशिप स्टडी करना। तो रिग्रेशन है डिपेंडेंस स्टडी करना, सिंपल रिग्रेशन, और सिंपल कोरिलेशन है डिपेंडेंस नहीं है बट एसोसिएशन है, रिलेशनशिप है 2 वेरिएबल्स के दरमियान जिनको हम स्टडी करना चाहेंगे। इसका भी ग्राफिकल मेथड स्कैटर प्लॉट ही है। ग्राफिकल मेथड टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स, और यहां पर कहेंगे हम एक्स वाई, जिसको मर्जी एक्स कहते हैं, जिसको मर्जी वाई कहते हैं। डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस में तो होता है ना, इसको वाई कहना है, इसको एक्स कहना है, या आपकी चॉइस है। कहता है स्कैटर प्लॉट से हमें
क्या क्या मिल सकता है, पता चल सकता है कि उनके दरमियान कैसा रिलेशन है, बिल्कुल रिग्रेशन की तरह का ही। और कहता थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ का भी आइडिया हो जाता है, क्या वो स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, मॉडरेट रिलेशन है या वीक रिलेशन, बहुत ज्यादा है, दरमियाना सा है, मॉडरेट, कमजोर है, वीक है, बहुत कम ताल्लुक है जी उसका। कैसे पता चलेगा? फर्स्ट स्कैटर प्लॉट हमें बनाना आता है। फर्स्ट करें मैं एक स्कैटर प्लॉट बना रहा हूं। ये जो स्कैटर प्लॉट बनाया है इसमें हम देखेंगे पॉइंट्स की ओरिएंटेशन कैसे है, अपवर्ड है, पॉजिटिव रिलेशन। उसी तरह से पॉइंट्स डाउनवर्ड है, नेगेटिव रिलेशन है। पॉइंट्स में कोई अपवर्ड डाउनवर्ड नहीं है, फ्लैट से चल रहे हैं, नो रिलेशन है। बिल्कुल रिग्रेशन की तरह ही यहां से पॉइंट्स को देख के हम रिलेशनशिप बता देंगे पॉजिटिव है नेगेटिव है। वहां सिर्फ ये कहते थे एक्स की वजह से वाई में इतनी चेंज आएगी, अब हम कहेंगे एक्स और वाई आपस में इस तरह से चेंज होते हैं बस। अगर लाइन बिल्कुल सीधी सारे पॉइंट हो जाए, है तो पॉजिटिव, है पॉजिटिव, और पॉइंट्स अगर बिल्कुल सीधे हैं तो इसे हम कहेंगे ये परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन है। पॉइंट्स बिल्कुल सब सीधे लाइन पे चले जाएं, ऊपर की जानिब है तो वर्ड पॉजिटिव है, और बिल्कुल सीधे हैं सारे पॉइंट तो वर्ड परफेक्ट है। यहां पर आ जाएं, पॉइंट सारे सीधे तो नहीं है पॉजिटिव, लेकिन काफी क्लोज टू ईच अदर है, स्ट्रॉन्ग। पॉइंट है ऊपर की जानिब लेकिन ज्यादा स्कैटरनेस हो गई है, वीक। अब यहां पर कोई तरतीब नहीं है। अगर मैं वैसे आपको फर्ज करें यही ग्राफ एग्जामिनर आपको एग्जाम में दिखाने के बाद ये 3 ग्राफ दिखाता है और आपको कह देता है विच ग्राफ शोज द परफेक्ट रिलेशन, तो यही तीनों को देख के बताएं विच ग्राफ शोज द वीक रिलेशन, तो ये ठीक है ना। तो इस तरह से अगेन लाइन सीधे हैं, डाउनवर्ड है तो नेगेटिव है और परफेक्ट है, क्लोज है, डाउनवर्ड है, नेगेटिव है, स्ट्रॉन्ग है, और आप कह सकते हो कि देयर इज अ मॉडरेट रिलेशन और अ वीक रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। और अगर उनमें कोई पैटर्न हमें नहीं नजर आ रहा, हम कह देंगे नो। बहुत ज्यादा आप इसको चीज को कंसंट्रेट नहीं करेंगे कि जी कितना करीब हो कितना दूर हो, वो मैंने बता दिया। लेट्स सपोज आपको वो एक ग्राफ देता है, एक को ऐसे कह देता आपको, एक ग्राफ में वो इस तरह से आपको कुछ पॉइंट्स देता है, और एक ग्राफ में वो इस तरह से पॉइंट देता है, और आपसे क्वेश्चन ये पूछता है विच ग्राफ शोज स्ट्रॉन्ग रिलेशन। फर्स्ट वन काफी करीब है ना पॉइंट एक दूसरे। अगर मैं तरतीब दूं तो मैं कह सकता हूं कि दिस वन इज द मॉडरेट, दिस वन इज द वीक एंड दिस वन इज द परफेक्ट। ये नहीं होगा कि थोड़ा थोड़ा फर्क हो तो हमें पहचानने जी इसे क्या कहते हैं, वो कंपैरेटिव देगा तीनों में से, वो तो बड़े आराम से पहचान लेंगे। तो ग्राफ की मदद से आप नेचर भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे, नेचर, और स्ट्रेंथ को भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे कंपैरेटिवली। ये तो हो गया ग्राफिकल वे, और अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज द मैथमेटिकल वे। नंबर के साथ कैसे रिलेशनशिप है, सब चीजें खत्म हो जाएं। We can determine the kind of correlation, ये मैं अब स्कैटर प्लॉट के मुताबिक बताने लगा हूं। We can determine the kind of correlation, किस तरह की कोरिलेशन है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्कैटर प्लॉट। यस, हम स्कैटर प्लॉट को देख के बता सकते हैं पॉजिटिव है, नेगेटिव है, मॉडरेट है, स्ट्रॉन्ग है, परफेक्ट है। कहता है इफ द पॉइंट लाइज क्लोज टू लाइन, लाइन के करीब करीब पॉइंट हो, द कोरिलेशन इज स्ट्रॉन्ग। इफ द पॉइंट लाइज ऑन द लाइन, बिल्कुल लाइन के ऊपर आ जाए, कोरिलेशन इज परफेक्ट। Scatter plot gives only a rough idea about the relationship between the variable. मजबूत है जी रिलेशन, पता नहीं कितना का है, मॉडरेट है, बड़ा कमजोर सा है, लेकिन ये जस्ट एक एस्टिमेट ही कर सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं बता सकते। कहता जी अगर एग्जैक्ट बताना फॉर अ प्रीसाइज क्वांटिटेटिव मेजर, किसी क्वांटिटी से बताना है कि उनमें कितनी कोरिलेशन आ रही है, कितने ज्यादा वो स्ट्रांगली दिन, तो फिर हम जो क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे
इसे कहा जाता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट। कोरिलेशन कोएफिशिएंट मेजर्स द अमाउंट ऑफ कोरिलेशन रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। और इसका जो फॉर्मूला है कोरिलेशन कोएफिशिएंट का, इसकी एक रिक्वायरमेंट है, क्या है, कहता है जी कि दोनों वेरिएबल्स का क्वांटिटेटिव होना जरूरी है। ये जो फार्मूला हम पढ़ने जा रहे हैं ये उस वक्त एप्लीकेबल है, पढ़ा था ना क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, तो दोनों वेरिएबल्स का क्वांटिटेटिव होना जरूरी है, फिर हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। रिप्रेजेंट इसे करते हैं स्मॉल लेटर आर के साथ, क्योंकि कैपिटल आर किसी और के लिए है, कोएफिशिएंट डिटरमिनेशन के लिए। ये लिखा हुआ है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, ये लिखा हुआ है वेरियंस ऑफ एक्स, और ये लिखा हुआ है वेरियंस ऑफ वाई। चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो मैंने कहा था कोवेरियंस और दो वेरियंस, यही बहुत कुछ है, यही बहुत कुछ चीजें आपके लिए एक्सप्लेन करेगी। और अगर आप स्क्वायर रूट अलग-अलग से दोनों के ले लें, इसका स्क्वायर रूट अलग से और इसका अलग से, तो ये रह जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। मैनुअली तो शायद हमें ये तीनों चीजें आती हैं, इसके फार्मूले भी आते हैं, इनके हमें फार्मूले भी पता है कि कोवेरियंस अगर कैलकुलेट करना हो तो किस तरह से, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना हो तो वेरियंस कैलकुलेट कर ले, मैनुअली आते हैं हमें, और वेरियंस ऑफ वाई कैलकुलेट करना हो तो वो भी किया जा सकता है। फर्ज करें ये एक डेटा सेट है, कहता फाइंड कोरिलेशन बिटवीन मार्क्स इन रिटन पेपर एंड वाइवा। बच्चों का रिटन पेपर भी हुआ है, थ्योरी का पेपर भी हुआ है, प्रैक्टिकल का वाइवा भी हुआ है, और उन दोनों के नंबर लिखे हुए हैं। पहले बच्चे के रिटन पेपर में 76 मार्क है, वाइवे में उसके 16 नंबर है। दूसरे बच्चे के पेपर में 82 है, वाइवे में उसके 17 नंबर है। तीसरे के पेपर में 45 है, वाइवे में 12 है। 63 पेपर में आए हैं, 16 वाइवे में आए हैं। 59 14 है, 63 12 है। कहता क्या देखें जरा कोई रिलेशनशिप है। अब रिलेशनशिप तो शायद होता ही है, अगर वेरिएबल अगर बच्चा लायक होगा तो उसकी थ्योरी में भी अच्छे नंबर आएंगे, वाइवे में भी जाएगा, दैट परफॉर्म बेटर। लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते पेपर के मार्क डिपेंड करते हैं वाइवे कि जी पेपर का एक नंबर बढ़ेगा तो तभी वाइवे का बढ़ेगा, वरना नहीं बढ़ेगा। रिग्रेशन में तो हम इसी तरह की बात करते हैं। तो उसने भी तो आपको कोरिलेशन ही कहा है, वो कौन सा कह रहा है कि इनमें डिपेंडेंस फाइंड करें। तो कोरिलेशन में कोई चीज डिपेंडेंस टाइप नहीं है। अब एक को एक्स कहना है, एक को वाई, किसी को एक्स कह दे किसी को वाई कह दे। पहले मैंने स्कैटर प्लॉट बनाया, अगर वो कहेगा, वो कहेगा नहीं, वो रीड करना है ये स्कैटर प्लॉट मुझे बता रहा है स्ट्रॉन्ग है या शायद मॉडरेट है, कोई कंफ्यूजन है ना। चले पॉजिटिव तो है ना, पॉजिटिव तो है। अब वो स्ट्रॉन्ग मॉडरेट वगैरह की बातें कर रहा है, हमें कोई कंफ्यूजन है तो हम क्यों नहीं कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट कर लेते। तो हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट कर लेते। मैंने कोवेरियंस आपको कैलकुलेट करना आता है, मैंने शो नहीं किया। मैंने कहा जी कोवेरियंस का फार्मूला लगा ले, वेरियंस के फार्मूले लगा ले, यही तो 3 कैलकुलेशन है। पुट किया, आंसर आ गया 0.805। अगर इसका आंसर पॉजिटिव है, पॉजिटिव, तो इसका मतलब है देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन। तो ये पहली बात तो आ गई कि आर का आंसर चूंकि पॉजिटिव आ गया है, विच इंडिकेट्स देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन, है तो पॉजिटिव। लेकिन अब स्ट्रेंथ का कैसे पता चलेगा। अब ये 0.8 स्ट्रेंथ है, पता नहीं ये बहुत बड़ी वैल्यू है 0.8 ये क्या। हम क्यों इसकी स्ट्रेंथ बता सकते हैं। आर की मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है वो +1 हो सकती है, और जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो -1 हो सकती है। आर की वैल्यू न्यूमेरिकली इस 2 वैल्यू से एक्सीड नहीं कर सकती। देयर इज अ रेंज लेस देन और इक्वल टू +1, ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। इस रेंज से बाहर नहीं जाएगी। इसलिए मेरे से पॉसिबल हो गया कि ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू के काफी करीब नहीं आ गया। 0.8 इज क्लोज टू 1, हम कह सकते हैं दैट इज स्ट्रॉन्ग। एक छोटा सा हमने थर्मामीटर बनाया हुआ है,
छोटा सा थर्मामीटर मैंने बना दिया। थर्मामीटर आपको टेम्परेचर नहीं स्ट्रेंथ मेजर करके दे देगा। कहता है द रेंज, यानी कि रेंज का मतलब पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है। द रेंज ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज फ्रॉम -1 to +1। ये अभी आपसे डिस्कस किया, ये जी +1 मैक्सिमम, और ये मैंने आधा थर्मामीटर बनाया 0 तक, फिर इसी तरह से नेगेटिव साइड का भी बन जाएगा। नीचे मैंने इंडिकेटर लगा दिया है कि अगर R की वैल्यू 1 आ जाए, जो कि अपनी हाईएस्ट वैल्यू पर आएगा, लफ्ज हम लिखेंगे परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन। R की वैल्यू 1 जो कि हाईएस्ट है, इससे बड़ी तो हो नहीं सकती, तो हम कहेंगे देयर इज अ परफेक्ट, और पॉजिटिव इसलिए कि ये पॉजिटिव 1 है, परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन। R 1 नहीं है, आपने कहा परफेक्ट नहीं है, लेकिन क्लोज टू 1 है, 1 से दूर नहीं गया, 1 के करीब ही है। कितना करीब? एक कट पॉइंट है 0.8 का। अक्सर हम राइटर बुक्स में ऐसे मेंशन है कि जी R अगर 0.8 या 0.8 से बड़ा हो लेकिन वो 1 ना हो, तो हम उसे कंसिडर करेंगे क्लोज टू 1, नॉट एग्जैक्ट 1 बट क्लोज टू 1। और 1 के क्लोज होने का मतलब क्या आंसर रिलेशन? स्ट्रॉन्ग। लफ्ज लिख देंगे if R is greater than if R is equal to 0.8 or greater than 0.8 but not 1, less than 1, तो हम कहेंगे this indicates there is a strong positive relation। R की वैल्यू 0.8 से कम है, 1 से दूर हो गई, लेकिन 0.5 या उससे बड़ी है, तो इसे आप एवरेज सा रिलेशनशिप कह देते हैं। मॉडरेट, मॉडरेट होता है ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। 1 होना परफेक्ट है, 0.8 से बड़ा होना पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग है, 0.8 से भी कम हो गया लेकिन बहुत कम नहीं है, 0.5 से ज्यादा है, तो उसे मॉडरेट या एवरेज कह देते हैं कि जी इनमें एवरेज सा है, बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं। अगर वो 0.5 से भी कम हो जाए, अब हम कहेंगे वो 1 से काफी पीछे चले गया है और 0 के काफी काफी करीब पहुंच गया है, हम वर्ड लिख देंगे वीक। 0 नहीं है, 0 के करीब चले गया, 1 से बहुत दूर हो गया। जितना 1 से पीछे हटता जाएगा मॉडरेट स्ट्रॉन्ग में जाता जाएगा, और अगर 0 आ जाए तो हम कहेंगे 0 रिलेशन है, यानी कि नो रिलेशन। 0 आने का मतलब नो रिलेशन, 0 के करीब रहने का मतलब वीक, 0 से दूर हटता गया मॉडरेट, 0 से काफी दूर 1 के करीब स्ट्रॉन्ग। और यही चीज अगर आप नेगेटिव साइन के साथ लगाना स्टार्ट कर दें, तो वर्ड बस इसकी जगह नेगेटिव नेगेटिव लिखते हैं। स्ट्रॉन्ग, परफेक्ट नेगेटिव, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव, मॉडरेट नेगेटिव, वीक नेगेटिव, ठीक है ना। अपोजिट साइड हमारा इंडिया के साथ बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, बड़ा स्ट्रॉन्ग, लेकिन नेगेटिव है। चाइना के साथ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है, सऊदीया के साथ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है, ऐसे ही है ना। तो ये नहीं है, यानी कि दो चीजें हैं, एक मैग्नीट्यूड है जो कि आपको स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट और वीक की जानिब लेके जाता है, और एक जो है वो डायरेक्शन है, नेचर है, साइन है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव की तरफ लेके जाता है। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन या रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स। चलें जी, यहीं तक आज का लेक्चर।